गुड मॉर्निंग सर एंड गुड मॉर्निंग क्लास। जैसा कि आप लोगों ने पिछली गुड मॉर्निंग पिछली कक्षा में आप लोगों ने देखा कि पहले दिन शशि विश्वकर्मा के द्वारा डॉक्टर अंबेडकर के जीवन परिचय से लेके उनके मृत्यु तक के इतिहास को बताया गया क्रमवार और सिलसिलेवार तरीके से। उसके बाद दीक्षा मैम द्वारा डॉक्टर अंबेडकर के जो पूना पैक्ट की घटना से लेकर जाति की प्रारंभिक स्थिति को बयां किया गया। अब मैं अपना यहाँ से शुरू करता हूँ कि 20वीं सदी की शुरुआत हो चुकी थी। मध्य भारत के सतारा में एक अछूत पढ़ने के लिए गया तो उसे अछूत कहकर अपमानित किया गया। उस स्कूल में बच्चे ने सार्वजनिक जगह से पानी पीने के लिए प्रयास किया तो उसे बेरहमी से पीटा गया। 9 भाषा और 32 डिग्रियों के साथ जब वह विदेश से पढ़कर लौटा तो किसी ने रहने के लिए उसे कमरा नहीं दिया। जाति छुपाकर रहने की कोशिश की तो किराए पर रहने की कोशिश की तो उस पर जानलेवा हमले के साथ सारा सामान समेत बाहर फेंक दिया गया। अफ़सर के पद पर नौकरी करना शुरू किया, तो स्वर्ण चपरासी ने पानी देने से मना कर दिया और फ़ाइल को फेंक कर पकड़ाया। उनके पास डिग्रियाँ थीं, मौके थे, काबिलियत थी, ज़रूरत भी थी, मगर वह न तो विदेश में जाकर बस गया और न ही उसने नौकरी की। घर गृहस्थी में अपना सारा जीवन लगा दिया। सब कुछ होते हुए भी वह समाज में वापस लौटा, जहाँ उसे हर कदम पर जाति के नाम पर अपमानित किया गया था। पुनः वह जी, वॉइस नहीं जी मैम, जी मैम। सॉरी। अभी शो हो रहा है क्या? अच्छा ठीक है, प्रयास करते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू। और वो समाज में जब पुनः लौट कर वापस आया, तो जिस मिशन के चलते समाज सेवा का जो मिशन था, उसके चलते पत्नी व बच्चे तक को नहीं बचा सका। घर बिखरता गया और वह बिखरते समाज को जोड़ने का प्रयास करता रहा। जीता, हारा, परेशान हुआ, साजिशों का शिकार भी हुआ, मगर न रुका, न थका और न ही निराश हुआ। मौका मिला तो उसने भारत को एक मुकम्मल राष्ट्र बनाने वाला दस्तावेज लिखा, जिसे हम संविधान कहते हैं। ताउम्र जो अन्याय व गैर बराबरी का शिकार हुआ, उसने हर तबके के लिए न्याय व समता लिखी। उसके जाने के बाद उसे दफन करने की अनवरत कोशिशें की गई। उसकी लिखी हुई किताब को गुम कर दिया गया, मगर वह वापस लौटा और जन्म के लगभग 100 साल बाद और मरने के करीब 33 साल बाद उन्हें भारत रत्न मिला। उनकी किताबों को पढ़ा गया और समझा गया। आज वह न्याय, समता, सम्मान व हक के लिए लड़ते हुए हर तबके के जन आंदोलनों में एक अगुआ नायक बनकर उभरता जा रहा है। हम बात कर रहे हैं राष्ट्र निर्माता, आधुनिक भारत के राष्ट्र निर्माता, श्रेष्ठ चिंतक, दूरदर्शी, यशस्वी वक्ता, ओजस्वी लेखक, राष्ट्र निर्माता, भारत रत्न डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का। अस्पृश्यता के विरुद्ध एक पराक्रमी योद्धा की भांति संग्राम कर दीनहीनों तथा अछूतों की सामाजिक व्य- व्यवस्था को सुधारने में अपना पूरा जीवन जिन्होंने समर्पित कर दिया, ऐसे थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अम्बेडकर को अछूत होने के नाते जितनी भयंकर आर्थिक व सामाजिक यातनाओं को सहना व झेलना पड़ा, शायद ही किसी अन्य भारतीय बुद्धिजीवी, चिंतक व नेता को सहना पड़ा हो। भारतीय समाज ने अछूतों को कितना शोषण किया है, यह कहने की आवश्यकता नहीं है। ये सभी हम सभी लोग देख रहे हैं और समझ रहे हैं। शताब्दियों से उनका पशु की तरह से व्यवहार किया जा रहा है और पशु की तरह से ही उनका जीवन बीत रहा है। मैं अपनी बात को जो हम लोगों की जिस पर फोकस ज़्यादा करना है, उस पर हम ध्यान आकृष्ट करते हुए चंद पंक्तियों से अपनी बात को शुरू करेंगे। दीप जिसका महल्लात ही में जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, वह जो साए में हर मसलहत के पले, ऐसे दस्तूर को सुबह वे नूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। तुमने लूटा है सदियों हमारा सुकून, अब न हम पर चलेगा तुम्हारा फसून। चारागार दर्दमंदों के बनते हो क्यों, तुम नहीं चारागार कोई माने मगर, मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। हबीब जालिब की ये पंक्तियाँ उस समय की तात्कालिक परिस्थितियों को कैसे बयां कर रही है, इसकी एकमात्र लाइन को पढ़ें और आप समझ सकते हैं कि तुमने लूटा है सदियों हमारा सुकून। आपने हमारा सदियों से हमारे जो सुकून को लूटा है, हमारे
जो हमारी गरीबी पर आप लोगों ने हँसी और मज़ाक उड़ाया, हमारा शोषण किया हुआ है, ये पंक्तियाँ उस समय की तात्कालिक स्थिति को बयाँ करने के लिए ही पर्याप्त हैं। उस समय लोगों के विचार, दर्शन व किताबें काल व देश की सीमा से बाहर जाके मनुष्यता के पक्ष में जब भी खड़े होने का प्रयास करती, तो हर दौर में एक मौजूद बनकर उभरती हैं। एक ऐसा ही व्याख्यान जो कभी दिया ही नहीं जा सका, एक ऐसा विचार जिसे मारने की कोशिशें हुई, मगर वह विचार भारत देश की सामाजिक सांस्कृतिक क्रांति का अगवा दस्तावेज बनकर उभर गया। एक ख्वाब जो आज भी अधूरा है, एक हकीकत जिसे हर हाल में पूरा करना है और हर हाल में हम सभी लोगों को पूरा करना होगा। सत्य को सत्य और असत्य को असत्य जानो, बुद्ध के इस वाक्य से शुरू हुआ यह व्याख्यान, यह सबसे प्रमुखता से यह सवाल उठाता है कि हमारे देश की बुनियादी समस्या कौन-सी है? हम बात कर रहे हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। जी, जी सर। बताइए सर। आवाज़ आ रही है क्या? हेलो? ठीक है सर। तो हम बात कर रहे हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जो प्रसिद्ध पुस्तक है जाति प्रथा का विनाश। यह पुस्तक 15 मई 1936 को लोगों के सामने जब छप कर आई, तो उस वक़्त का भारत कैसा था? उस दौर में भारत में क्या-क्या हो रहा था? जिस वक़्त भारत के सभी कथित अगुआ राष्ट्र नेता केवल राजनीतिक सत्ता परिवर्तन के लिए दिन-रात एक कर रहे थे और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन के लिए सोच रहे थे। जाति का विनाश या किसी और के लिए अहम सवाल क्यों नहीं बन पाया? एक डॉक्टर अम्बेडकर जैसे एक अछूत व्यक्ति को ही क्यों लिखना पड़ता है? यह उस जंग आज़ादी की संकल्पना के सामने एक चुनौती है। बातें बहुत लंबी हैं। एक नया भारत किसके गुलामी से आज़ादी के लिए बनाना था? बहस और लंबी है कि नए भारत का जो विचार है, जो दर्शन है, वो किस पर आधारित होना चाहिए? हम किस आज़ादी की बात कर रहे हैं? क्या वह शास्त्र, वेद, पुराण पर निर्भर होगा या गौतम बुद्ध, कबीरदास, रैदास, छत्रपति साहू जी महाराज, ज्योतिबा फूले, गुरु नानक, डॉक्टर अंबेडकर के सपनों का भारत होना था? इस सवाल को आपको और हमको तय करना होगा। इस सवाल का यदि हम जवाब ढूँढें और पाएँ, तो हमको इस प्रश्न का जवाब हमें अगर मिलता है, तो किस पुस्तक में मिलेगा? वो पुस्तक है जाति प्रथा का विनाश। हमें यह सवाल आज के 21वीं सदी के युवाओं को सोचना पड़ेगा। इस क्लास में बैठे हुए सभी छात्रों को सोचना पड़ेगा कि जाति प्रथा का विनाश करने के लिए डॉक्टर अंबेडकर जैसे एक अछूत व्यक्ति को ही क्यों सोचना और समझना पड़ता है? क्या उस समय कोई ऐसा पढ़ा-लिखा व्यक्ति संसार में नहीं था कि जो इस कार्य का बेड़ा उठा सके? 21वीं सदी के युवाओं को ये किताब क्यों पढ़नी चाहिए? इस किताब में ऐसा क्या लिखा है, जो उस समय की राजनीति को झकझोर कर रख दिया और देश के सबसे बड़े अगुआ नेता इस किताब के विरोध में उतर गए? इस किताब में ऐसा क्या लिखा है डॉक्टर अंबेडकर ने? यह पुस्तक हर दौर में प्रासंगिक बन गई है। इस पुस्तक को 21वीं सदी के युवाओं को क्यों पढ़ना चाहिए? आखिर इस पुस्तक में जाति प्रथा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एकता में बाधक कैसे है? इसको हम क्रमवार व सिलसिलेवार परत दर परत प्रस्तुत करेंगे। तो इस पुस्तक की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है कि जात पात तोड़क मंडल, जो आर्य समाजियों का एक जात पात तोड़क मंडल है, वह सवर्ण हिंदुओं से बनाया हुआ होता है। सवर्ण हिंदू उसमें उसके मुख्य कर्ता धर्ता होते हैं और उनका मुख्य उद्देश्य होता है कि जाति को जड़ से मिटाना। आमतौर पे डॉक्टर अंबेडकर किसी ऐसे आंदोलन में भाग नहीं लेते थे, लेकिन सवर्ण हिंदुओं द्वारा जो ये जात पात तोड़क मंडल है, उसमें उनको अध्यक्षीय भाषण देने के लिए बुलाया, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ऐसे अध्यक्षीयों की ऐसे सम्मेलनों की अध्यक्षता इसलिए नहीं करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि सवर्णों के विचार जो हैं उनसे मिलते जुलते नहीं हैं। वे इस बात को समझते हैं कि अगर मुझे किसी ने निमंत्रण दिया, उनको बुला निमंत्रण देने के लिए बुलाया गया और वे किसी तरीके से पहले तैयार नहीं हुए, लेकिन उसी में से एक सदस्य जाके उनसे व्यक्तिगत रूप से मुंबई में मिलता है और वह अपनी बात को प्रस्तुत करता है कि डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम की मुख्य अध्यक्षीय भाषण आपके द्वारा होना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर इस भाषण को लिख कर तैयार करते हैं और जो व्यक्ति उनसे मिलने आया होता है, वह यह जानने का प्रयास करता है कि जो आपने भाषण लिखा है,
उसको हम छपवाना चाहते हैं। क्या आप हमें वो भाषण की एक प्रति दे देंगे, जिससे हम उस भाषण को छपवा सकें?" तो डॉक्टर अंबेडकर इस बात को समझ चुके थे, ये भाषण प्रति छापने के लिए नहीं माँग रहे हैं, बल्कि ये जानना चाह रहे हैं, इस भाषण में ऐसा क्या लिखा है कि जो उनको पहले से ही पता हो जाए। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर उसकी एक प्रति दे देते हैं और बाद में उसको पढ़कर जात-पात तोड़क मंडल के सदस्य उस पर आपत्ति कुछ दर्ज करते हैं। जैसे उसमें वेद शब्द का ज़िक्र किया गया है। जात-पात तोड़क मंडल के सदस्य वेद जैसे शब्द को हटाने की बात करते हैं और कहते हैं कि ये सब बातें आप उपसंहार में लिख दीजिए, इससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। ये आपके निजी विचार हैं। मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बातों को सुनेंगे और समझेंगे। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर बार-बार कहने पर भी भाषण बदलने को तैयार नहीं होते हैं। उस भाषण में डॉक्टर अंबेडकर इस बात का भी ज़िक्र कर देते हैं कि हिंदुओं के लिए ये मेरा आखिरी भाषण होगा हिंदू के रूप में। इसके बाद मैं दूसरा धर्म अपना लूँगा अर्थात वो बाद में बौद्ध धर्म में चले जाते हैं। और वे अपने आप को अनावश्यक ही वेदों और हिंदुओं के अन्य धार्मिक ग्रंथों की नैतिकता और औचित्य पर हमला करते हैं और हिंदू धर्म के तकनीकी पक्ष पर बहुत लंबा लिख देते हैं। और जात-पात तोड़क मंडल के सदस्य ये कहते हैं, उन्होंने तो इस पर कुछ ज़्यादा विशेष ध्यान नहीं दिया है। जात-पात तोड़क मंडल के सदस्य यह कहते हैं, यदि आप अपना भाषण उसी अंश तक सीमित रखें, जैसा आपने पहले दिया था, डॉक्टर अंबेडकर साहब ने जो पहली प्रति दी थी, उसमें थोड़ा संक्षिप्त भाषण था। बाद के समय में उन्होंने भाषण को और बढ़ा-चढ़ा के उसमें लिख दिया। जात-पात तोड़क मंडल के सदस्य ब्राह्मणवाद पे जो चीज़ें बातें लिखी गई थीं, वह हिंदू धर्म के पूरे बीज-नाश के बारे में लिखा था, उसको वह बदलने का प्रयास लगातार करते रहते हैं। वे कहते हैं डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि भाषण को मैंने अनावश्यक रूप से भड़काऊँ और दिल दुखाने वाला या चुभने वाला नहीं बनाया है, केवल ये आपको देखने में लगता है। यदि हिंदू समाज जाति प्रथा को मिटाने के लिए सच्चे मन से सही दिशा में ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, तो उन्हें अपने सगे-संबंधियों और धार्मिक मान्यताओं को छोड़ना पड़ेगा और मुझे इसकी अगुवाई करने में खुशी होगी। डॉक्टर अंबेडकर इस प्रकार से अपनी बातों को सिलसिलेवार तरीके से उसमें प्रस्तुत करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि मुझे ये आशा या उम्मीद है कि आप लोग ये मेरे भाषण को नहीं होने देंगे, लेकिन मैंने इतनी तल्लीनता और मेहनत से लिखा है, मैं किसी विवाद में न पड़कर इस भाषण को यदि आप लोग नहीं कराते हैं, तो मैं इसको एक पुस्तक के रूप में आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर दूँगा। और अंतोगत्वा डॉक्टर अंबेडकर ने इस भाषण को तैयार करने में पूरी मेहनत और तल्लीनता से इस भाषण को लिखा होता है। इसलिए ये भाषण लोगों के समक्ष वे 15 मई 1936 को प्रस्तुत दुनिया के सामने प्रस्तुत कर देते हैं, जिस भाषण को आज लोगों के द्वारा खूब पढ़ा व समझा जा रहा है। उस भाषण में ऐसा क्या लिखा था, उसको थोड़ा-सा संक्षिप्त परिचय देते हुए डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती, लोग मुझसे ये प्रश्न करेंगे कि आखिर जात-पात तोड़क मंडल सवर्णों का मंडल है, तो मुझे एक अछूत व्यक्ति को क्यों चुनने के लिए बुलाया गया? आखिर क्या उस समय ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था कि जो लाहौर से बम्बई तक आना पड़ा? क्या लाहौर में ऐसे कोई व्यक्ति नहीं था कि जो अध्यक्षीय भाषण के लिए मुझे बुलाया गया? मैंने महात्मा गांधी जैसे व्यक्ति की आलोचना की है, उनके प्रभुत्व पर सवाल उठाया है, जहाँ पर हिंदुओं की काफ़ी श्रद्धा व सम्मान है। हिंदू मुझसे घृणा करते हैं और मुझसे अपने बगीचे का साँप समझते हैं। राजनीति विचारों के हिंदू जाति-पात तोड़क मंडल से ये सवाल ज़रूर करेंगे। उन्होंने सम्मानजनक पद के लिए मुझे चुनकर हिंदुओं का अपमान किया है। धार्मिक हिंदुओं को तो यह कतई पसंद नहीं आएगा, क्योंकि सवर्ण हिंदुओं के सम्मेलन में संबोधन के लिए मुझे चुना जाता है। हिंदू शास्त्र की मर्यादा और आदेशों के खिलाफ है। वर्णानाम ब्राह्मणो गुरु है। यह शास्त्रों का निर्देश है कि इसलिए यह निर्देश है। वर्णानाम ब्राह्मणो गुरु में यह सब साफ निर्देश दिया गया है कि हमें किस हिंदू से शिक्षा लेनी चाहिए और किस हिंदू से नहीं लेनी चाहिए। शास्त्र हिंदुओं को इस बात की बिल्कुल आज्ञा नहीं देते हैं कि वह किसी को सिर्फ इस आधार पर अपना गुरु मान ले कि वह बहुत पढ़ा लिखा व योग्य है। यह बात महाराष्ट्र के ब्राह्मण संत रामदास ने बहुत स्पष्ट कही है, जिनके बारे में कहा जाता है उन्होंने शिवाजी को हिंदू राज स्थापित करने के लिए प्रेरित किया। संत रामदास ने मराठी में लिखी अपनी सामाजिक, आर्थिक व धार्मिक दासबोध में एक जगह हिंदुओं से सवाल किया है, क्या तुम किसी अछूत को इसलिए अपना गुरु मान सकते हो कि वह विद्वान है? और इस प्रकार
डॉक्टर अंबेडकर इस पूरे भाषण को अपने इस रूप में प्रस्तुत करते हैं। इसमें कुछ डॉक्टर अंबेडकर जो है मंडल का जो मुख्य उद्देश्य होता है समाज सुधार करना होता है। इस नेक लक्ष्य के प्रति मेरी रुचि व लगन हमेशा से रही है। इसलिए मैंने अनुभव किया कि इस शुभ कार्य में मदद करने वालों के अवसर से इनकार नहीं करना चाहिए। अब ये फैसला तो आप ही कर सकते हैं कि जो कुछ मैं आज कहने जा रहा हूँ, किस प्रकार से आपकी समस्याओं जिनका आपको सामना करना पड़ रहा है, को हल करने में सहायता प्रदान करेगा। मेरी इच्छा है कि इन समस्याओं पर अपने विचार आपके सामने प्रस्तुत कर सकूँ और इसको डॉक्टर अंबेडकर क्रमवार व सिलसिलेवार इस पुस्तक में क्या लिखे हैं, उसकी हम पहली स्लाइड पे अब चलते हैं। मैंने इसको थोड़ा-सा विस्तृत तरीके से बता दिया इस स्लाइड को है। जो डॉक्टर अंबेडकर द्वारा जाति प्रथा का विनाश पुस्तक है, उसमें जो प्रथम उन्होंने पहली इसको 26 पार्टों में बाँटा है। उसका पहला पार्ट के रूप में कांग्रेस बनाम समाज सुधार। कांग्रेस बनाम समाज सुधार का यहाँ तात्पर्य कांग्रेस का एक राजनीतिक पार्टी से लिया गया है। कांग्रेस राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ सामाजिक सम्मेलन की नींव रखी गई। कांग्रेस कांग्रेस जो पार्टी है, वह एक तरफ जब कांग्रेस की स्थापना हो रही थी और दूसरे तरफ जब सामाजिक सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना हो रही थी, ये दोनों समाज सुधार के रूप में अपने कार्यों को कर रहे थे। और उस समय जो डॉक्टर अंबेडकर इस पुस्तक में लिखते हैं कि उस समय जो ये समाज सुधारक था, वह 2 तरह के समाज सुधारक थे। एक राजनीतिक समाज सुधारक थे और दूसरा समाजवादी सुधारक थे। एक समय था जब यह माना जाता था कि सामाजिक कुशलता या दक्षता, निपुणता के बिना कोई काम नहीं हो सकता है। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि अधिकतर पढ़े लिखे हिंदू राजनीतिक प्रगति तो चाहते थे, परंतु समाज सुधार के प्रति उदासीन थे। जैसा आजकल हम भी लोग देखते हैं कि राजनीति में लोग सक्रिय भूमिका तो निभाते हैं, परंतु समाज सुधार करने की बात लोग नहीं करते हैं। वे केवल राजनीतिक प्रगति तो चाहते हैं, परंतु समाज सुधार के प्रति वे उदासीन हैं, उनमें निष्क्रियता की भावना है। और डॉक्टर अंबेडकर ये चाहते थे कि राजनीति से ज़्यादा समाज सुधार पे ज़्यादा बल दिया जाए। राजनीति सुधार दल राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन करता था और समाज सुधार दल सोशल कॉन्फ्रेंस का। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कांग्रेस बनाम समाज सुधार में 2 पार्टियां तैयार हुई, एक राजनीतिक पार्टी और एक समाज सुधार पार्टी। राजनीतिक जो पार्टी थी वो कांग्रेस का समर्थन करती थी और समाज सुधार जो पार्टी थी वो सोशल कॉन्फ्रेंस का पक्ष लेती थी। और डॉक्टर अंबेडकर हमेशा सोशल कॉन्फ्रेंस का ही पक्ष लेते थे। दोनों में जोरदार तर्क और वितर्क होते रहते थे। दोनों पार्टियां एक शुरुआत में तो एक साथ मिलकर काम कर रही थी, परंतु बाद में दोनों में जोरदार विवाद छिड़ गया और राजनीतिक समाज सुधार पार्टी कांग्रेस का समर्थन करने के साथ ही वे इन दोनों दोनों पार्टियां एक दूसरे की विरोधी बन गईं। और बाद में क्या हुआ कि दोनों में लड़ाई होने लगी, विवाद हो गया। और ये बात लड़ाई होने के नाते यह देखने को सामने आ रहा था कि अब लगता है सोशल कॉन्फ्रेंस यानी सामाजिक सुधार पार्टी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। जो लोग सोशल कॉन्फ्रेंस के सम्मेलन में अध्यक्षता करते थे, वे शिकायत करते थे कि डॉक्टर अंबेडकर जो हैं, कहते थे कि अधिकतर पढ़े लिखे हिंदू तो सामाजिक प्रगति तो चाह रहे हैं, परंतु वे सोशल कॉन्फ्रेंस यानी सामाजिकता का उद्धार नहीं करना चाहते हैं। और 1892 में डब्ल्यू.सी. बनर्जी का भाषण जो है सोशल कॉन्फ्रेंस की मौत का अंत्येष्टि भाषण साबित हुआ। और कुछ दिनों के बाद सोशल कॉन्फ्रेंस जो पार्टी थी वह टूट कर बिखर गई और एक तरह से कहा जाए वह समाप्त हो गई। और उसी समय 1892 में डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने एक भाषण दिया, जो भाषण को डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि वो अंत्येष्टि भाषण संदेश प्रस्तुत हुआ, क्योंकि वो शोक के रूप में लोगों के सामने लाया गया। यह भाषण इतना सटीक था कि लोग इससे समझ सकते हैं, क्योंकि सोशल कॉन्फ्रेंस का अंत हो गया और राजनीतिक सुधार जो है वह बहुत राजनीतिक पार्टी जो थी वह बहुत खुश हुई कि चलो एक तरह से सोशल पार्टी का विनाश हो गया। उस भाषण में ऐसी कौन सी बातें कही गई थी कि जिसको डॉक्टर अंबेडकर शोक का संदेश कहते हैं। उस भाषण में डॉक्टर बनर्जी बोलते हैं कि क्या हम राजनीतिक सुधारों के लिए सिर्फ इसलिए योग्य नहीं हैं क्योंकि हमारी विधवा स्त्रियों का पुनर्विवाह नहीं होता और दूसरे देशों की अपेक्षा हमारी लड़कियां छोटी उम्र में ब्याह दी जाती हैं, या हमारी पत्नियां और पुत्रियां हमारे साथ कारों में बैठकर हमारे मित्रों से मिलने नहीं जाती, यह क्या अपनी बेटियों को ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी नहीं भेजते। डॉक्टर बनर्जी के इन बातों को डॉक्टर अंबेडकर किस रूप में देखते हैं? वे कहते हैं कि राजनीतिक सुधारों के जिस प्रकार से उन्होंने समर्थन किया, ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि वे समाज सुधार के पक्ष में लोग नहीं हैं। वे केवल
वे केवल अपने हित की बात करना चाहते हैं, अर्थात वे केवल राजनीतिक विचारधाराओं को आगे ले जाना चाहते हैं। डॉक्टर अंबेडकर अगली पंक्ति में कहते हैं कि सामाजिक कुशलता, दक्षता और निपुणता के बिना किसी कार्य क्षेत्र में अस्थायी प्रगति संभव नहीं है। आप सभी लोग जानते हैं कि जब तक व्यक्ति किसी कार्य में कुशल नहीं होगा, दक्ष नहीं होगा, निपुण नहीं होगा, तब तक उस क्षेत्र में प्रगति संभव नहीं होगी। चाहे वह कोई भी क्षेत्र हो, समाज का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, नौकरी का क्षेत्र हो, अपने कार्य के प्रति उसे लगनशील रहना होगा और तभी प्रगति संभव है। जब दोनों में लोगों में विवाद हो जाता है तो डॉक्टर अंबेडकर को क्या होता है, इस कांग्रेस पार्टी जो है, अर्थात यहाँ पे जो कांग्रेस बनाम समाज सुधार की बात की जा रही है, राजनीतिक पार्टी जो है समाज सेवियों को अपनी पार्टी देना बंद कर देती है। अगर कुछ कोशिश भी करते हैं कि हम लोग अपनी भाषणों को, अपनी बातों को रखना चाहें, तो उस समय आपको जानकर हर्ष होगा कि तिलक जैसे महान पुरुष भी लोग उस समय समाज सेवा के लिए मंच देना बंद कर देते हैं। दोनों ने दुश्मनी यहाँ तक बढ़ गई थी कि अगर सामाजिक सम्मेलन अगर चाहे कि हम अपना मंच बनाकर किसी बात को प्रस्तुत करें, तो यह कहा जाता था कि मैं उस मंच को जला दूँगा, उस मंच को तोड़-फोड़ के नष्ट कर दूँगा। इस प्रकार की बातें उस समय लोगों के समक्ष प्रस्तुत की जा रही थी। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि सामाजिक कुरीतियों को जड़ से उखाड़ने के लिए लगातार संघर्ष करना आवश्यक है। जैसा कि आज आप भी देख रहे होंगे, जो समाज में बुरी चीज़ें हैं, जो बुरी कुरीतियाँ हैं, उनको जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए आपको लगातार संघर्ष करना पड़ेगा। तभी आप किसी कार्य को आगे करने में अच्छे साबित हो सकेंगे। समाज में जो कुरीतियाँ हैं, जो अंधविश्वास और जाति के नाम पर लोगों का शोषण किया जा रहा है, इस प्रकार की कुरीतियों को समाप्त करने के लिए आपको बड़े लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ेगा। डॉक्टर अंबेडकर बताते हैं कि कैसे लोगों के साथ अत्याचार हुआ। अगर आप अगर आप पहले समाज सुधार नहीं करते हैं, तो राजनीति सुधार नहीं हो सकता। इसको उदाहरण देते हुए डॉक्टर अंबेडकर क्रमवार और सिलसिलेवार तरीके से लोगों के सामने बताते हैं कि अछूतों के प्रति सवर्ण हिंदुओं का व्यवहार, जैसा कि आज भी हम देख रहे हैं और सदियों से पहले जो था, अछूतों के प्रति जो सवर्ण हिंदुओं का व्यवहार है, वो बहुत ही निकृष्ट तरीके से वे लोग देखते हैं, इनको अछूत समझते हैं, इनके हाथ का छुआ पानी नहीं पीते, इनके हाथ का छुआ खाना नहीं खाते, इनके साथ उठना-बैठना नहीं पसंद करते हैं और इस प्रकार का शोषण देखने को मिलता है। आपको सवर्ण हिंदुओं का जो एक अत्याचार नामक यहाँ पे पॉइंट दिया गया है, इसमें होता क्या है कि सवर्ण हिंदू एक बार वे किसी कार्य को करते हैं और सवर्ण हिंदू अपना उस पे अत्याचार जताते हैं, अपना उस पे आधिपत्य करते हैं और अछूतों को एक तरह से शोषण करते हैं। इस बात को और अच्छी तरह समझने के लिए आप लोगों को ये समझना होगा कि अछूतों को देसी घी का उपयोग न करने देना। एक घटना घटी थी उस समय कि एक पेपर के हवाले से खबर है कि जयपुर के चकवाड़ा गाँव में एक खबर थी कि गाँव के अछूतों ने तीर्थ यात्रा से लौटकर धार्मिक यात्रा करने के बाद लोगों को भोजन कराना चाहा और उस भोजन में अछूत भाइयों ने घी के साथ घी भोजन घी घी के साथ भोजन पकाया था, जो ये बात सवर्णों को अच्छी नहीं लगी और वे जब वहाँ उनको पता लगता है कि अछूत भाइयों ने अपने भोजन में घी मिलाकर भोजन कर रहे हैं, तो वे जाते हैं और पूरे भोजन को नष्ट कर देते हैं और अछूतों को मारते और पीटते हैं। वे बेचारे अपनी जान बचाकर भागे। इस निहत्थे अछूतों पर यह घातक हमला क्यों किया गया? डॉक्टर अंबेडकर ये सवाल उठाते हैं। क्या अछूतों की इतनी बड़ी गलती थी कि उन्होंने अपने भोजन में देसी घी मिला के खा लिया? डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि उसने मेहमानों को अछूत कहकर भी घी खाने की मूर्खता कर दी। उनके जो मेहमान आए थे, उनको भी उन्होंने अच्छी तरह से अपमानित किया। क्या देसी घी केवल अमीरों के विलास के लिए चीज़ें हैं? ये हमें सोचना और समझना पड़ेगा। क्या देसी घी सामाजिकता का स्तर तय करता है कि देसी घी केवल उच्च वर्ग खाएगा और निम्न वर्ग नहीं खा सकता? जो उसको खरीद सकता है, उसको खा नहीं सकता। इस प्रकार की बातें डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं। डॉक्टर अंबेडकर इसमें ये कहते हैं कि क्या हिंदुओं की प्रतिष्ठा खाद्य चीज़ से जुड़ी हुई है? इसका मतलब यह है कि एक अछूत को घी का इस्तेमाल इसलिए नहीं करना चाहिए कि वो अछूत है, भले ही वह खाने के लिए योग्य हो। यह घटना 1936 के आसपास की है। डॉक्टर अंबेडकर इसमें इसको स्पष्ट रूप से बताते हैं। आगे डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं कि सामाजिक सुधार पार्टी इस लड़ाई में कैसे हार गई?
तो इसको इस प्रकार बताते हैं कि इसको ठीक से समझने के लिए हमें इस बात पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि जब समाज सुधारक लोग अपने सामाजिक सुधार के लिए आंदोलन कर रहे थे, तो वे 2 तरह के समाज सुधार कर रहे थे। हिंदू परिवार सिर्फ़ अपना सुधार चाह रहा था। जी सर। जी सर। ठीक है सर। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। पुनः कल इस पर आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, थैंक यू सर।